बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। सीरीज पैरेलल सर्किट की कॉम्बिनेशन कैसी होती है, उसके अंदर हम ये देख चुके हैं कि कंपोनेंट्स को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं हम कि कौन से कंपोनेंट सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। उसके अलावा टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता की जाती है। और अब हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है ना वो किस तरह से हम मालूम करते हैं सीरीज और पैरेलल में। और ये जो है वो हमें साथ साथ एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं इसको कि करंट को अलग से देखें और वोल्टेज को अलग से देखें। अच्छा, वोल्टेज और क्योंकि बास कंपोनेंट्स जो है ना वो वोल्टेज सीरीज में होते हैं तो हमें उसके अंदर करंट पता करने में आसानी होती है। उसमें वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं तो हमें जिस चीज़ में आसानी होती है फिर हम वो पता कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको। इसी तरीके से अगर हमारे पास पैरेलल सर्किट है तो उसके अंदर वोल्टेज पता करने में हमें आसानी होती है। करंट डिफरेंट होता है तो करंट उसमें फिर हम डिफरेंट तरीके से पता करते हैं। तो ये कलेक्टिव हम दोनों चीजें एक साथ देखेंगे। सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेजेस और करंट जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, उसको बहुत अच्छी तरीके से थोरोली हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग उस प्रॉब्लम को एग्जांपल को थोरोली सॉल्व करें, मुझे जो एक तरीका आसान लगता है सर्किट सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास पैरेलल सर्किट है तो आप करंट डिवाइडर रूल के जरिए जो है वो करंट डिटरमाइन कर लें। और अगर आपके पास सीरीज सर्किट है क्योंकि वोल्टेजेस अलग अलग होंगे तो उसमें आप वोल्टेज डिवाइडर रूल के जरिए जो है वो वोल्टेजेस डिटरमाइन कर लें। तो ये मैंने फॉर्मूले यहाँ पर दोबारा से लिख दिए। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। तो ये करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला है दो कंपोनेंट्स के लिए, और ये वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला है अगर आपके पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, दो रेजिस्टर्स हैं। अगर तीन कंपोनेंट्स हो जाए तो फिर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है करंट डिवाइडर रूल के अंदर और वोल्टेज डिवाइडर रूल के अंदर नीचे फिर हम टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ये तो जस्ट एक फॉर्मूले को रिकॉल करवा रही हूँ मैं ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें आसानी हो जाए। असल एग्जाम्पल जो है वो अभी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 7.8। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसमें हम करंट या वोल्टेज हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये एक सर्किट बना हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखें 22 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। R3 की वैल्यू 1 किलो ओम, R1 और R2 यहाँ पर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 2.2 किलो और 3.3 किलो ओम्स गिवन है। और हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे ये कह रहे हैं कि टोटल करंट निकालना है आपको और ब्रांच करंट I1 I2 आपको डिटरमाइन करनी है। तो अब जो है ना हर एक की अप्रोच जो है वो अलग होती है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो दो तीन तरीके हैं कि हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। अगर जब तक आपसे कहा ना जाए कि आप बाकायदा इस तरीके से सॉल्व करें सर्किट को तो आप किसी भी अप्रोच को यूज करते हुए सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे टोटल करंट चाहिए था। तो अब मुझे टोटल करंट अगर चाहिए तो मुझे इसके लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल वोल्टेज मुझे गिवन है 22 वोल्ट्स, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस मुझे गिवन नहीं है। तो अब मैं इस फॉर्मूले के जरिए टोटल करंट मालूम नहीं कर सकती जब तक मुझे आर टोटल ना पता चल जाए। तो उसको मैं यही इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देती हूँ और आर टोटल पता करने की कोशिश करती हूँ। कैसे पता करेंगे आर टोटल? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि सर्किट के अंदर हम एनालाइज करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स पैरेलल हैं, कौन सी सीरीज में है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि R2 और R1 पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। तो R2 और R1 जो है वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू डिटरमाइन की। तो R12 की वैल्यू आ रही है 1.32 किलो, ठीक है। और अब ये जो R12 है ये R3 के साथ सीरीज में है, इन दोनों को सम अप कर लेंगे सीरीज के तरीके से तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.32 किलो। और अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करके टोटल करंट की वैल्यू भी हम डिटरमाइन कर लेंगे विच इज 9.5 मिली एम्पियर्स। तो ये हमारा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हमने अप्रोच यूज की थी कि सबसे पहले हमने टोटल करंट मालूम कर लिया और टोटल करंट अब हमें पता चल गया। अब हमें I1 और I2 भी जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला इधर रखा, R2 R3 की वैल्यू मुझे मालूम है और टोटल करंट मुझे चाहिए था वो मुझे पता चल गया है विच इज 9.5 मिली एम्पियर्स। तो मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है करंट डिवाइडर रूल से पता कर। तो सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आई टोटल भी पता कर लिया और I1 I2 भी पता कर लिया।
एक रफ अंदाजा मुझे हो रहा है कि I1 I2 ठीक निकले हैं कि नहीं। तो टोटल इनका समेशन जो है वो 9.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आई टोटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आई टोटल के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। इसी प्रॉब्लम को कोई अगर दूसरा बच्चा सॉल्व करना चाहेगा तो उस दूसरी भी तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है कि मैं इसको उस तरह से सॉल्व कर लूँ। तो अब देखें फर्स्ट अप्रोच। अब हम सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट अप्रोच नहीं, सेकंड मेथड हम कर रहे हैं। हमें मालूम वही चीज़ें करनी है, लेकिन बजाय इसके कि हम आई टोटल पहले पता करें, हम I1 I2 पहले पता कर सकते हैं। कैसे? I1 पता करने के दो तरीके हैं। या तो आप करंट डिवाइडर रूल से पता करें, लेकिन उसके अंदर आपको टोटल करंट की वैल्यू चाहिए होती है जो हमें नहीं मालूम, तो इसको मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। I1 और I2 हम एक और फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, विच इज I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। तो ठीक है, हम इस तरीके से पता कर लेते हैं। पहले हम वोल्टेजेस पता कर लेते हैं। तो अब देखिए वोल्टेजेस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये बात मालूम है कि R1 और R2 इन दोनों के ऊपर वोल्टेज जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हमने वोल्टेजेस जो है ना वो मालूम करनी कैसे। R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए 1.32 किलो ओम्स, ये हम निकाल चुके हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया इन दोनों की जगह पर R1 2, और फिर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के जरिए डायरेक्ट जल्दी से फॉर्मूला पुट अप करेंगे और हम वोल्टेज मालूम कर लेंगे, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो V12 जो है वो मैंने फॉर्मूले से पता कर लिया कि अच्छा भाई V12 जो है वो ड्रॉप हो रहा है तकरीबन 12.51 वोल्ट्स इस फॉर्मूले के जरिए। और ये जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है R12, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा, सेम होगा। जो V12 है बेसिकली वही जो है वो V1 भी है और वही जो है वो V2 भी है। ये पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी। यहाँ से जो V12 की वैल्यू आई उसको मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया 12.51, और R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू मुझे पता थी। यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास करंट की वैल्यू 5.7 और 3.7 मिली एम्पियर्स आ गई, और यहाँ से मैं टोटल करंट भी निकाल सकती हूँ इनको जमा करके। तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब है कि सही आ रही है, क्योंकि अगर दोनों का समेशन 9.5 तकरीबन निकल रहा है तो फिर मेरी कैलकुलेशन जो है वो सही है। तो एक तरीका ये भी है, आप लोगों में से कोई ये अप्रोच भी यूज कर सकता है कि I1 I2 मालूम करे, उसके लिए उसको वोल्टेजेस की जरूरत पड़ेगी तो वो वोल्टेज डिटरमाइन कर ले। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही थी, वो हमने पता कर लिया था। तो इस तरह की भी कोई अप्रोच यूज कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक अप्रोच है। अच्छा, अब उसके अलावा कि कोई एक और तरीका भी यूज कर सकता है, उसके अंदर हम ओम्स लॉ के जरिए जो है ना सॉल्व करते हैं सर्किट को। वही सर्किट है आपके पास, टोटल करंट निकालना है, ब्रांच करंट हमें निकालने हैं। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम ये जो है पता कर चुके हैं कि दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, 1.32 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो I1 और I2 पता करने की कोशिश करते हैं। I1 और I2 क्या है, V1 अपॉन R1, और I2 जो है वो क्या है, V2 अपॉन R2। ठीक है, तो अब हमें जो है ना वो अगर हम किसी सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम आई टोटल पता कर लें तो आई टोटल जो है वो क्या होगा, 9.5 मिली एम्पेयर, और वही करंट फ्लो हो रहा होगा कहाँ पर, इस वाले सर्किट के अंदर और इस वाले सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर सॉरी, इस वाले कंपोनेंट के अंदर और इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो ये जो 1.32 किलो ओम का जो रेजिस्टर है, बेसिकली यहाँ पे करंट कितना जा रहा है और कितना ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम V12 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो टोटल करंट आपने यहाँ से निकाला सॉल्व करके, विच इज 9.5 मिली एम्पियर्स, तो ये 9.5 मिली एम्पियर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 1.32 से, तो आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। तो एक वोल्टेज आप निकाल रहे थे वोल्टेज डिवाइडर रूल से, और यहाँ पर वोल्टेज आप कैसे निकाल रहे हैं, आपने टोटल करंट निकाला। टोटल करंट आपने कहा कि वो फ्लो जितना यहाँ पर करेगा उतना यहाँ पर करेगा, उस टोटल करंट की मदद से आपने वोल्टेज निकाल लिया, और फिर देन आपने ये यहाँ पे पुट अप करके टोटल ब्रांच करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। तो ये भी कोई मेथड जो है ना कोई यूज कर सकता है, अप्रोच यूज कर सकता है। तीनों अप्रोचेस बिल्कुल ठीक है। किसी जगह कोई करंट डिवाइडर रूल लगा रहा है, किसी जगह कोई वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा है, किसी जगह सिंपली
दोनों रूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्टली हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए आंसर निकाल रहे हैं। तो जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट यूज कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम कोई भी तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं अगर आपसे कहा नहीं गया है। और हर एक के मेथड जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो अप्रोच होती है वो अलग होती है। आंसर सबके सेम निकलेंगे, डिफरेंट नहीं निकलेंगे, और इस तरीके से सर्किट सॉल्व होगा। आज मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई है जिसके अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट को हमने सिंप्लीफाई करना सीखा। इसकी मजीद एग्जांपल्स अभी हम और भी करेंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़े से परफेक्ट हो जाए इसके अंदर। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड कर रही हूँ। अल्लाह।